अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मिनाहिल शेख और आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला तो सच क्या है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसका आगाज़ एक डरावने ख्वाब की तरह हुआ। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने कौमी टीम को 60 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। कीवी टीम ने 320 रन का पहाड़ बनाया, जिसको पाकिस्तान टीम सर ना कर सकी। पहले बॉलर्स की नाकिस बॉलिंग, फ़खर जमान की इंजरी, फिर उसके बाद उनकी सुस्त बैटिंग, या तो बाबर आजम की हद से ज़्यादा मोहतात बैटिंग। शिकस्त की क्या वजूहत बनी, ये सब जानेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। हाल इतना अच्छा नहीं है। हाल आपका भी हमारी टीम की तरह तो नहीं है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ना सिर्फ ये है कि कौम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, बल्कि हमारी भी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो उनको रिस्ट्रिक्ट करेगी। सुबह जैसे हम बात कर रहे थे, दो जो मैचेस खेल चुके हैं पहले, उनसे कुछ सीखा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं सीखे। कैप्टन ने तो कहा था कि हमने सीखा है। उन्होंने कहा हम पहले बैटिंग करेंगे या बाद में बॉलिंग करेंगे, आज वो भी करके देख लिया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये एक तो देखें, इंटेंट का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। आज जिस तरह भी मैंने पूरी पाकिस्तान को देखा है और स्ट्रेटजी जो मैंने देखी है, दोनों टीमों की स्ट्रेटजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पाकिस्तान ने टोटल इन्हिसार किया अपनी फास्ट बॉलिंग के ऊपर, वेयर एज इंटरेस्टिंगली न्यूजीलैंड जो कि फास्ट बॉलर्स पर इन्हिसार करती है, उन्होंने इन्हिसार किया अपनी स्पिन बॉलिंग पे। उनके स्पिनर्स ने 30 ओवर करवाए, वेयर एज पाकिस्तान के स्पिनर्स ने 3 स्पिनर्स हैं, उन्होंने भी 3 स्पिनर इस्तेमाल किए, पाकिस्तान ने भी 3 किए। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने 20 ओवर कराए, उनके स्पिनर्स ने तक 30 ओवर कराए, वेयर एज पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने 30 ओवर कराए और उनके फास्ट बॉलर्स ने, उन्होंने भी 3 फास्ट बॉलर इस्तेमाल किए, पाकिस्तान ने भी 3 किए। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड ने 20 ओवर करवाए और ज़मीन आसमान का फ़र्क ये भी था कि 7 रन से ज़्यादा की औसत पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने कंसीड की, वेयर एज उनके फास्ट बॉलर्स ने 5.1 के औसत से रन्स दिए पाकिस्तान की टॉप बैटिंग के ख़िलाफ़। सो इससे साफ पता लगता है कि हम दुनिया की टीमों से कितना पीछे हैं। सर, मज़ीद बात करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक रिपोर्ट देखते हैं कि आज के मैच में एक्चुअली हुआ क्या। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त दे दी। 320 रन के ताकुब में ग्रीन शर्ट 260 रन पर ही ढेर हो गई। सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और तैयब ताहिर काबिल ज़िक्र कारकर्दगी ना दिखा सके। बाबर आजम ने 64 रन की इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा 42 रन उन्होंने खाली बनाए। फ़खर जमान ने सिर्फ 24 रन बनाए। खुशदिल शाह ने जाहराना अंदाज अपनाया और 49 बॉल्स पर उन्होंने 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 69 रन बनाए। आए देखते हैं आज के मैच में और क्या हुआ था। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी। कीवीज ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 320 रन बनाए। टॉम लेथम ने 118 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। उनके इनिंग्स में 3 छक्के और 10 चौके शामिल थे। बिल यंग्स ने भी 107 रन की शानदार सेंचुरी बनाई। ग्लेन फिलिप्स ने 39 गेंदों पर 61 रन की जारहाना इनिंग खेली। उनकी जानिब से नसीम शाह, हारिस रऊफ ने 2-2 जबकि अबरार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। जवाब में कौमी टीम सिर्फ 260 रन पर ढेर हो गई। 69, बाबर आजम 64 और सलमान अली आगा 42 रन के साथ नुमाया बैट्समैन रहे। मिचेल सेंटनर और रॉर्की ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैट हेनरी ने 2 विकेटें हासिल की। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपने पैकेज में देखा कि आज का जो मैच था उसकी क्या सूरत हाल थी। ओवर टू यू हारून सर। हम बात कर रहे थे फर्स्ट इनिंग से। बात तो वही थी कि आपकी भी पेशगोई ये थी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो फर्स्ट फील्डिंग की तरफ जाएगी। पाकिस्तान ने वहाँ तक तो अच्छा फ़ैसला किया, लेकिन उसके बाद भी दे कुड नॉट डिलीवर। हमारे बॉलर्स की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है? क्या कहेंगे आप, क्योंकि ना वो कंटेन कर सके और हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड हुए हैं। देखिए, इसकी सिंपल वजह ये है कि जैसे कि हम सुबह भी जब प्री मैच में बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि टॉस तो जीत लिया, ठीक है, आपकी प्लानिंग का हिस्सा था कि हम टॉस जीतेंगे और पहले बॉलिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद बॉलिंग की एग्जीक्यूशन भी तो होनी है ना। और आपने आज बुरा नहीं किया। पहले अगर आप 15 से 17 ओवर देखेंगे तो उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और रेट ऑफ जो स्कोरिंग था वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। और जिन पे न्यूजीलैंड डिपेंड कर रही थी, जो सबसे बड़ा फ़र्क आपको इस टीम में नज़र आएगा जो इन दोनों टीमों में, वो ये है कि न्यूजीलैंड की टीम किसी 1 या 2 खिलाड़ियों पे डिपेंड नहीं करती।
वेरेज पाकिस्तान एक या दो खिलाड़ियों पर डिपेंड करता है, अगर वो करेंगे तो पाकिस्तान कुछ करेगा। वेरेज आज देखें कि उनके जो डेरिल मिचेल थे जो इनफॉर्म बैट्समैन थे वो आज फेल हुए, केन विलियमसन जो कि इनफॉर्म बैट्समैन थे वो फेल हुए, लेकिन उनके फेल होने से उनकी टीम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2 सेंचुरी स्कोर हुई, विल यंग ने सेंचुरी स्कोर की, उसके बाद नीचे आके टॉम लैथम ने जो है आखिर वक्त तक अपनी टीम को सहारा दिया और अब टीम के स्कोर को इंश्योर किया कि वो 300 से ज़्यादा रन्स करें, जो कि एक विनिंग स्कोर बन रहा था। जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि अगर ये 300 से ज़्यादा कर गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए उसको चेज़ करना। अब देखेंगे पाकिस्तान की टीम और न्यूजीलैंड की टीम मैचेस का फ़र्क देख लें। पहले 10 ओवर्स में न्यूजीलैंड की टीम ने 48 रन्स किए, उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए। पाकिस्तान ने फर्स्ट 10 ओवर्स में जब वो चेस कर रहे थे सिर्फ 22 रन्स किए और इनके 2 खिलाड़ी आउट हुए। सो मैच तो आप फर्स्ट 10 ओवर्स में ही हार गए थे। हमारे पूरे मैच में 164 डॉट बॉल्स थे जी। आप सोचें, इतना बड़ा मैच है, होम ग्राउंड पे आप खेल रहे हैं, आप डिफेंडिंग चैंपियन है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, इतनी काबिल एहतराम टीम है वो, और आप 164 डॉट बॉल्स खेल जाते हैं। और यही तो वो रीज़न है जिसकी वजह से जो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पहले 10 ओवर में 22 रन बने हैं तो डॉट बॉल्स का आंसर ज़्यादा है, तो 22 रन बने हैं ना। और उन देखें जब आप चेस कर रहे होते हैं ना तो आप लगभग उस रेट ऑफ स्कोरिंग के जो आस्किंग रेट होता है उसके इर्द गिर्द रहते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी एक आध विकेट गिर जाए, 2 विकेट गिर गए, जैसे न्यूजीलैंड की विकेट्स भी गिरी थी, लेकिन आप देखें उनका रेट ऑफ स्कोरिंग। अब फिर मैं जब हमारा तो 3-4 जी हमारा तो 2 पॉइंट समथिंग था शुरू के 10 ओवर्स में, उसके बाद जाके इन्होंने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया और आखिर में तो देखिए खुशदिल शाह के पास तो कोई और रीज़न था ही नहीं सिवाय इसके कि वो हिट मारे। उसकी हिटें लग गई और उसने अच्छी बैटिंग की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या उनकी बैटिंग से पाकिस्तान की टीम मैच जीती? नहीं। वेरेज जो न्यूजीलैंड के बैटर्स थे, फिलिप्स हो गए या लेथम हो गए या विल यंग हो गए, उनकी कंट्रीब्यूशन ने उनकी टीम के स्कोर को इतना बढ़ा दिया कि उनके बॉलर्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे और उन्होंने उसके मुताबिक बॉलिंग की। अब लास्ट 10 ओवर्स में देख लें, लास्ट 10 ओवर्स में न्यूजीलैंड ने 108 रन किए, वेरेज पाकिस्तान ने लास्ट 10 ओवर्स में भी नहीं, 8 ओवर्स, क्योंकि 2 ओवर पहले ये आउट हो गए थे, सिर्फ 60 रन किए। सो आप फ़र्क देख लें कि ये इसी टीम ने अब आगे जाके मैचेस खेलने हैं। आपका एक की प्लेयर अनफिट हो गया है, इसका नहीं पता कि फ़खर जमान आगे खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे। और आपको हम जो पहले ही कह रहे थे कि आपके पास ओपनर की कमी है, अब मेकशिफ्ट ओपनिंग बैटर को इम्पॉर्टेंट मैच जो कि अगेंस्ट इंडिया होने जा रहा है, अगर फ़खर जमान फिट नहीं होते तो आप किसी ना किसी नए बैटर को ही ये ओपन करवाएंगे ना। सो अब तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन हो चुकी है। टॉम लेथम तो प्लेयर ऑफ द मैच भी थे, उसकी भी झलकियाँ देखते हैं। व्यूअर्स, न्यूजीलैंड के टॉम लेथम ने पाकिस्तान के खिलाफ 118 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 3 छक्के और 10 चौके शामिल थे। टॉम लेथम को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया है। उनकी इनिंग्स की कुछ झलकियां आए आपको भी दिखाते हैं। जी हारून सर, आपने देखा टॉम लेथम प्लेड ब्यूटिफुली। क्या उनकी इनिंग्स थी नॉट आउट पे, और रन रेट आप उनका देखें ना, उनको कंटेन कर सके और ना ग्लेन फिलिप्स को हमारे बॉलर्स कंटेन कर सके। ग्लेन फिलिप्स का 156 का रन रेट था, मतलब देखें वो जो हाँ जी स्ट्राइक रेट था, वो जो 320 को, अगर तो 300 वाली बात जो हमारी थी कि उसको कंटेन रखते, वो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। देखें यही मैं बताना ही चाहता था कि कौन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। देखिए कोई भी अच्छी जो प्रोफेशनल टीम होती है ना, कि आप डिपेंड करते हैं कि टॉप 6 में से आपके 2 से 3 कंट्रीब्यूशन होंगे, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो वही 1 या 2 प्लेयर्स जिनको हम टैग करते हैं। हम ये कहते हैं कि बाबर अगर रन्स करेगा तो हमारे रन्स बनेंगे, हम ये कहते हैं कि रिजवान रन्स करेगा तो पाकिस्तान जो है वो किसी न किसी अच्छे स्कोर पे पहुंचेगा, हम कहते हैं कि फ़खर जमान अगर करेगा। आप देखें कि उनकी तरफ ये नहीं था, उनमें अगर विल यंग जो बिल्कुल फेल हो रहे थे, उन्होंने आगे सेंचुरी स्कोर कर दी। टॉम लेथम दो मरतबा पाकिस्तान के खिलाफ जो ट्राई नेशन में पहली बॉल पे आउट हुए, 0 पे आउट हुए, उन्होंने आज जब देखा कि उनके प्लेयर्स जो मेन प्लेयर थे वो आउट हो गए हैं, उन्होंने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। और फिलिप्स तो उनके बिल्कुल शीट टैंकर का रोल प्ले करते हैं। वो जिस नंबर पे आते हैं वहाँ उनको एक्सेलरेशन चाहिए होती है, वो शुरू में थोड़ा सा स्लो खेलते हैं, उसके बाद जाके वो कॉम्पनसेट करते हैं। यही वजह है कि आप देखें कि आखिर के 10 ओवर में वो 100 से ज़्यादा रन बना के चले जाते हैं। वेरेज पाकिस्तान के पास इस किस्म का कोई ना इस तरह का स्ट्राइकर है, और पाकिस्तान के पास जो बॉलर जो बहुत ज़्यादा ये शोर करते हैं कि जी हमारे फास्ट बॉलर्स, जैसे हमारा कोच आकिब जावेद कह रहा था कि मेरे पास फास्ट बॉलिंग दुनिया भर की सबसे अच्छी फास्ट बॉलिंग है। आप देखें कि उन्होंने
30 ओवर में 214 रन कंसीड किए हैं और हर एक फास्ट बॉलर ने 10 ओवर में 60 रन से ज़्यादा दिए हैं, जबकि हारिस रऊफ जो कि फिटनेस से वापस आए हैं और वापस आते ही आपने उनको इतना इंपॉर्टेंट मैच खिला दिया, उन्होंने 10 ओवर में 83 रन दिए हैं। सर, और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि वो विकेट लेते हैं। जी, उन्होंने भी विकेट नहीं, तो इसलिए उन्होंने 10 ओवर में 68 रन दिए और कोई विकेट नहीं ली। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो न्यूजीलैंडर्स ने विकेटें ली हैं, यानी उनके फास्ट बॉलर्स ने 6 आउट किए, उनके स्पिनर्स ने 4 आउट किए। हमारे तीनों स्पिनर्स में से सिर्फ 1 आउट हुआ और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने सिर्फ 4 विकेट्स लिए, लेकिन रन्स बहुत ज़्यादा कंसीड किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान, अगर आप देखेंगे कि जब आप ये चार्ट बनाएंगे स्टैट्स का, तो साफ आपको पता लग जाएगा कि न्यूजीलैंड हर शोबे में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर थी। अगर आप फील्डिंग की तरफ आते हैं, आई थिंक आउटस्टैंडिंग फील्डिंग डिस्प्ले, ख़ास तौर पर जो रिजवान का कैच था वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड। फिलिप्स ने जिस अंदाज में वो कैच किया, फिर जो सऊद शकील का कैच था वो भी बहुत ज़बरदस्त कैच था। वो चंद लैप्सेस उन्होंने भी किए क्योंकि सलमान अली आगा आते ही स्टंप का एक मौका मिला था जिसको लेदम जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर सके। उसके बाद सलमान अली आगा ने भी इंटेंट शो की और उन्होंने भी रन बनाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उस वक्त तक आस्किंग रेट 10 रन से ज़्यादा जा चुका था, तो इसलिए वनडे क्रिकेट में अगर 10 रन से ज़्यादा का अगर वो चला जाए, T20 में तो आप चेस कर जाते हैं क्योंकि ओवर्स कम होते हैं, लेकिन 50 ओवर्स बहुत ओवर्स होते हैं, पूरी एक इनिंग होती है, तो उसमें आपको बड़े कंस्ट्रक्ट करके अपनी इनिंग को खेलना पड़ता है, जैसे हमने न्यूजीलैंड के बैटर्स को देखा। सो पाकिस्तान मेरे अपने नज़दीक इस चैम्पियंस ट्रॉफी में कोई बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग किस्म की अगर वो डिस्प्ले करेगी इन तीनों डिपार्टमेंट्स में, तब जाके कुछ होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अगले दोनों मैचेस जो हैं वो तो जीतने बहुत ज़रूरी हो गए हैं। न्यूजीलैंड एक मैच जीती है तो दे आर थ्रू, इंडिया एक मैच जीती है तो इस पोजीशन में आगे खड़ी हो जाएगी कि वो नेट रन रेट पे पाकिस्तान अगर उनको हरा देता है तो किसी ऐसी सिचुएशन में होगा कि पाकिस्तान देख ले। लेकिन पाकिस्तान ने तो आज नेट रन रेट में भी अपने आप को नीचे गिरा दिया ना। एक तो आप 48 ओवर्स में आउट हुए और उसके बाद आपने 60 रन से जो है ये शिकस्त ली, तो आगे जाके ये इनको काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है पाकिस्तान। अच्छा, आपने T20 का भी जिक्र किया, तो सर एक ये भी बहुत बात हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे मीडिया के ऊपर भी, कि हमारे प्लेयर्स की फ़िटनेस ही नहीं है कि वो ODIs खेल सकें। मतलब सबको T20s की इतनी आदत हो चुकी है कि 50s में हमारा पूरा टॉप ऑर्डर भी क्रम्बल हो चुका, हमारे बॉलर्स भी नहीं उसके अप टू डेट रह सके। देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको सिर्फ ये अपने जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का जो मैं देख रहा हूँ कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ T20 की तरफ ज़्यादा चला गया है, उनका रुझान जो है वो T20 की तरफ चला गया है। देखिए, T20 में और वनडे में फ़र्क क्या है? T20 में अगर आप बॉलर हैं तो आपको 4 ओवर का स्पेल करना है, जो कि 2 हिस्सों में करते हैं आप। 2 ओवर का स्पेल एक किया, उसके बाद फिर आप 2 ओवर के स्पेल के लिए आते हैं बाद में। वेयर एज आपका जब वनडे क्रिकेट खेलते हैं तो आपको 3 स्पेल में बॉलिंग करनी पड़ती है। पहले अगर फास्ट बॉलर ने 3 से 4 ओवर किए, फिर बीच में एक स्पेल आएगा जिसमें 2 से 3 ओवर करेगा, और उसके बाद आखिर में 3 ओवर रोक लिए जाते हैं कि आप उसको अपने 10 ओवर कंप्लीट करें। तो उसके लिए जिस फिटनेस का आपने जिक्र किया है वो उस सूरत में वापस आएगी जब ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलेंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, वनडे की क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि वनडे के लिए आपको 10 ओवर्स कराने हैं ना। T20 के 4 ओवर्स करा के आप वनडे के 10 ओवर्स में कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं? इसी तरह वो बैटर्स जो सिर्फ T20 में खेलते हैं, जिनको 120 बॉलें मिलती हैं, यहाँ पर 300 बॉलें खेलनी है आपने। सो फ़र्क तो ऑलरेडी आ गया ना। देखिए, आप फ़र्क देखेंगे कि T20 में आप 200 भी कर जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे 50 ओवर्स में आप 320 पे अगर कर गए या 325 भी कर गए तो बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि आप 320 चेज करें, जो कि सिर्फ 6 रन से थोड़ी सी ज़्यादा की एवरेज बनती है। वेयर जब आप 20 ओवर में आप 200 रन करते हैं T20 में, तो 10 रन एन ओवर होता है जो कि अचीव कर जाती हैं टीमें। सो ये वो फ़र्क है जो पाकिस्तान की थिंक टैंक को देखना पड़ेगा। लेकिन जो प्रिपरेशन है मेरे अपने नज़दीक, जिन प्लेयर्स को ये लेके चले थे उनको उन्होंने ड्रॉप कर दिया। स्पिनर्स के ऊपर उन्होंने बिल्कुल इंहिसार नहीं किया। दूसरी टीमें स्पिनर्स को ज़्यादा बॉलिंग करवा रही हैं, हमारी जो है वो स्पिनर्स को ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवा रहे। जी व्यूअर्स, तो हालात जो हैं पाकिस्तानी टीम के काफ़ी ख़राब लग रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हम मज़ीद बात करते रहेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैम्पियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन चैम्पियन का फैसला। व्यूअर्स, पाकिस्तान की जानिब से खुशदिल शाह आज टॉप स्कोरर रहे। सिर्फ वो एक बैट्समैन हैं जिन्होंने 50 से ऊपर स्कोर किया। आए उनकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। हारून सर, खुशदिल शाह
द ओनली प्लेयर जिन्होंने चिप इन किया, आके 50 से ऊपर रन्स बनाए, स्ट्राइक रेट अच्छे के साथ खेला। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी उनके पास ऑप्शन क्या था। उनके पास आपका आस्किंग रेट इतना बढ़ा हुआ था, आप इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते थे। देखिए खुशदिल शाह भी उस टाइप के बैट्समैन हैं कि जो कंसिस्टेंट आपको रन्स करके नहीं देते। जिस दिन उनका दिन अच्छा होता है, बॉल उनके बल्ले पे आ जाएगी तो आपको छक्के और चौके मारते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि उनमें भी वो जो कॉम्पैक्टनेस नहीं है कि कब आप सिंगल निकाल दें, कब आप 2 रन ले लें। उनका सिर्फ यही है, या तो ब्लॉक, उसके बाद यहाँ हिट मारेंगे, वो छक्का हो गया या चौका हो गया। सो ऐसे प्लेयर्स जो हैं, जैसे फिलिप्स है, सिंगल भी लेता है, उसके बाद उसको जब छक्के की ज़रूरत हो वो छक्के भी मारते हैं, वो चौके भी मारते हैं। हमारे यहाँ फ़खर जमान हो गए, हमारे ये खुशदिल शाह हो गए, ये यहाँ तो चौका मारेंगे, छक्का मारेंगे, सिंगल देने के लिए इशू है। सो ये तो हमारे प्लेयर्स बहुत प्रेडिक्टेबल हैं, बहुत प्रेडिक्टेबल, यस एग्जैक्टली। और दूसरी टीमों को पता होता है अगर आज थोड़ी सी शार्प फील्डिंग होती तो खुशदिल शाह भी पहले आउट हो गए होते। लेकिन आई थिंक फिर भी उनके एफर्ट्स को जो है डिनाई नहीं करना चाहिए कि उन्होंने अपनी टीम की सिचुएशन को देखते हुए कम से कम कोशिश, इंटेंट तो शो की कि हम स्कोर के करीब करीब पहुंच सके, और ये बड़ा अच्छा हुआ। वरना अगर इससे भी बड़ी डिफीट होती, 100 या 150 रन की अगर डिफीट हो जाती, तो ये नेट रन का आप सोच लेंगे कहाँ से कहाँ चला गया होता। सो मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। खुशदिल शाह अभी तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि अगर फ़खर जमान अनफिट होते हैं तो इनके पास तो कोई ओपनिंग का ऑप्शन है ही नहीं। जेन्युइन ओपनर नहीं है तो किसी ना किसी को कहेंगे ना, तो ये उस प्लेयर के साथ ज्यादती होगी। अगर आपने उसको ओपन करने के लिए कह दिया, वो तो टीम की खातिर कहेगा कि मैं कर लूँगा। अगर वो परफॉर्म नहीं कर सका, अगर आपका तो गैम्बल पे कर गया, आपके पीछे बैठा हुआ कौन है? उस्मान खान, जिसने अभी भी एक भी ओडीआई नहीं खेला हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि फ़खर जमान के साथ पीसीबी जाएगा? क्योंकि आज हमने जैसे देखा कि वो आए तो सही, लेकिन वो बहुत ही केयरफुली खेल रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली वो उनको दर्द हो रही होगी, वो ना रन्स ले सक रहे थे, ना उनसे सही खेला जा रहा था, और जो उनके साथ पार्टनर थे बाबर आजम, फिर वो भी बहुत स्लो हो गए। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब एक शख्स फिट नहीं है, आपने उसको अंदर भेजा क्यों? देखिए उसकी वजह से बाबर भी तो डिस्टर्ब हुआ ना, क्योंकि वो सिंगल्स तो ले ही नहीं सक रहे थे, क्योंकि उनको तकलीफ हो रही थी। उनको भेजा इसलिए गया था कि आप जाएं और आप हिट आउट करें। सो मेरे अपने नज़दीक प्रॉबली अगर उसको रोक के किसी आप फिट बैट्समैन को भेजते, सलमान अली आगा थे, वो रिजवान खुद पहले ऊपर आ जाते उससे, या रिजवान के बाद ही वो आए होंगे। इसके अलावा और जो दूसरे बैट्समैन थे, आप तैयब ताहिर को ऊपर भेज देते। आखिर में जब आपको हिटों की ज़रूरत पड़ी, उस वक्त आपके पास सिवाय खुशदिल शाह के और कोई भी नहीं था। सो उस वक्त तक हो सकता है थोड़ा सा वक्त के साथ साथ उनकी जो प्रॉब्लम है या जो इंजरी का उसकी एक्सटेंट कम हो जाती, बेहतर हो जाती। अब मुझे नहीं पता कि अभी तक तो मुझे आइडिया नहीं है कि जो एक्सटेंट ऑफ इंजरी है वो क्या है, कौन से ग्रेड की है। देखिए नॉर्मली अगर इस किस्म के साइड स्ट्रेन हो जाएं और अगर कोई रप्चर हो जाए मसल, तो आप 6 वीक्स के लिए तो गए वो, इससे पहले तो वापस नहीं आ सकते। हाँ, अगर छोटा मोटा निगल है या कहीं गिरने की वजह से उनको कहीं ऐसी चोट लग गई है, वो तो हो सकता है 1 से 2 दिन की रेस्ट के बाद वो ठीक भी हो सकते हैं। बट देन अगेन एट द बैक ऑफ देयर माइंड ये तो रहेगा ना। इसी तरह आप हारिस रऊफ़ को देख लें, हारिस रऊफ़ अनफिट हैं, वो फिटनेस के लिए अभी फिटनेस के बाद कोई मैच भी नहीं खेले हैं, स्ट्रेट अवे इतना इंपॉर्टेंट मैच खेल रहे हैं। तो उनके भी जहन में ना उन्होंने बॉलिंग की हुई है पिछले 1 हफ्ते से, 1.5 हफ्ते से, जब से वो अनफिट थे। उसके बाद वो वापस आके वो स्ट्रेट अवे आप मैच में चले गए। सो काफ़ी इश्यूज़ अब पाकिस्तान की टीम में मुझे नज़र आ रहे हैं। सो पैनिक बटन मुझे तो लग रहा है कि दब जाएगा पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में, और ये अब अगले मैचेस में अननेसेसरी चेंजेस करके एक बिल्कुल नई टीम उतारने की कोशिश करेंगे। सो वो भी आई डोंट नो उनको पे करता है या नहीं। सो बड़ा सोच समझ के इनको फैसले करने होंगे, क्योंकि ये 2 मैचेस और हैं। आपको मोस्टली अगर तो फ़खर जमान फिट हैं, उन्हीं के साथ जाना चाहिए। किसी नए प्लेयर के ऊपर आप प्रेशर डालेंगे, वो आके अगर वो डिलीवर नहीं कर सका, देन वो क्रंच मैच है आपका इंडिया का, और इंडिया के खिलाफ अगर आपका एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होगा तो देन यू कुड हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस वक्त तो पाकिस्तान टीम टफ स्पॉट में। सलमान अली आगा का कुछ कहना है? बिल्कुल, सलमान अली आगा देखें, मेरे अपने नज़दीक कम से कम वो नज़र आता है कि सिचुएशन को देखते हुए अपने आप को वो उस तरीके से खेलते हैं। इसी तरह दूसरे पार्टनर्स को भी देखना चाहिए कि टीम की सिचुएशन क्या है, क्या डिमांड करती है इस वक्त उनके टीम उनकी परफॉर्मेंस से, आपको उनके मुताबिक खेलना चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है वो भी पहले सुन लेते हैं। जी सर, सलमान अली आगा ने कहा कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एक मैच अच्छा एक मैच बुरा, हम इस तरह नहीं खेल सकते। अब कितने सालों से ये साथ खेल रहे हैं, तो ये अभी तक यही कह रहे हैं कि जी हमें कंसिस्टेंट रहना होगा, हमें बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी। जब आपको ये सारी चीज़ें पता है तो बड़ी इनिंग्स खेलें ना।
आप विल यंग ने भी आज बड़ी इनिंग खेली ना, टॉम लैथम ने भी बड़ी इनिंग खेली, और मुसलसल वो केन विलियमसन और जो डेरिल मिचेल है वो खेल रहे हैं। इसी तरह इंडिया में भी आप देखें कि जिन्होंने बड़ी इनिंग खेलनी होती है वो खेलते हैं। आपको जब इस चीज़ का इल्म है तो बड़ी इनिंग क्यों नहीं खेलते? किसी ने रोका है? आप खेलें। अब वो ये भी कह रहे हैं कि जब हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, ये तो सबको पता है कि कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अब बार बार यही कह रहे हैं कि अपनी गलतियों से सीखेंगे, हम कंसिस्टेंट होंगे, हम, ऐसा नहीं है। आपको शो करना है यार, यू आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, आप अच्छे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप डिलीवर नहीं कर रहे। क्या कॉन्फिडेंस का फुकदान है या क्या ऐसी चीज़ है? सर एक और प्रॉब्लम होती है हमारी टीम में कि अगर एक प्लेयर जो ओपनिंग पे आया वो फेल हो जाए तो फिर बाकी सारे ही फेल होते जाते हैं। ये क्यों होता है? आज हमने देखा एक मरतबा फिर से यही हुआ। देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि देखिए ओपनिंग बैटर्स जब आते हैं ना तो बॉल नए होते हैं ना आप, और ओपनिंग बैट्समैन का काम ही यही कि नए बॉल को उसको आदत होती है उसको खेलने की। सो अगर वो 5 से 10 ओवर वहाँ गुजारेंगे तो गेंद पुरानी होगी ना। जैसे ही वो ऊपर से अगर आउट हो जाते हैं तो उसके साथ ही नीचे जो आने वाले प्लेयर्स हैं उनको भी उसी किस्म के फ्रेश वो बॉलर्स नज़र आते हैं, जिन्होंने अभी एक ही ओवर में आउट कर लिया, दूसरे में आउट कर लिया, तो उसके बाद जो नीचे आने वाले बॉलर्स हैं उनके ऊपर भी वो उसी तरीके से जोर लगाते हैं। अगर उनको ऊपर से हिटें लग जाएं और उनके पास उनको विकेट्स ना मिलें, देन बॉलिंग साइड अंडर प्रेशर आती है। सो उनके फास्ट बॉलर्स हों या स्पिनर्स हो, फिर वो उस तरीके से बॉलिंग नहीं कर सकते। ठीक है सर, चलें पाकिस्तान का आगे क्या होगा वो भी स्टिल लकीली हमारे पास 2 मैचेस तो हैं, देखते हैं। आई रियली होप कि पाकिस्तान अपनी जो आज एक मरतबा फिर से गलतियां की हैं उससे ठीक हो जाए। सर आज 2 बजे होने जा रहा है एक और मैच भारत और बांग्लादेश के दरमियान दुबई में। उसके बारे में देख लेते हैं कुछ पैकेज। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज दूसरा मैच होगा भारत और बांग्लादेश के दरमियान दुबई में, और ठीक 2 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा। इसके बारे में आए कुछ झलक देख लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के मेले में आज मैदान सजेगा दुबई में, जहां मुकाबला होगा भारत और बांग्लादेश का। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय टीम मतवाजन है, जिसमें स्पिनर्स और ऑलराउंडर्स की कॉम्बिनेशन मौजूद है। खिलाड़ियों पर भरोसा है, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बांग्लादेश के कप्तान शांतु का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि भारत के खिलाफ मैच ये सोचकर खेलेंगे कि हम अपने मंसूबों को कैसे अमली जामा पहनाते हैं। जी हारून सर, क्या लगता है बांग्लादेश और इंडिया का मैच है, कौन जीतेगा? देखिए, आप उसने कितनी इंटरेस्टिंग बात की रोहित शर्मा ने, यानी वो किसी टीम को भी इजी नहीं ले रहे। सो दिस इज द प्रोफेशनल अप्रोच। अब उनको पता है कि बांग्लादेश की टीम भी इतनी आसान हरीफ नहीं है, इसलिए वो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अपनी टीम को इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि अगर बैटर्स हैं तो उनको लंबी इनिंग्स खेलनी होगी तो एक अच्छे साइजेबल स्कोर के ऊपर आप टारगेट उनको दे सकेंगे अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं। कौन जीतेगा? देखिए, अगर देखा जाए ओवरऑल इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम और अच्छा खेलती भी आ रही है, लेकिन बांग्लादेश को आप हारून रशीद सर की हमें प्रेडिक्शन मिल चुकी है व्यूअर्स। कल 2 बजे यानी आज 2 बजे इंडिया और बांग्लादेश का मैच होगा। एक मरतबा फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे प्री मैच डिस्कशन के लिए। आप देखते रहिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन, चैंपियन का फैसला, ओनली ऑन नियो न्यूज़।